नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों और श्रोताओं। सबसे पहले मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने पूरे 2025 में बैक्सपटेआई को इतना प्यार और समर्थन दिया। आपका सहयोग मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत रहा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2026 में मैं अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ाकर आपके जीवन में और अधिक मूल्य जोड़ने की कोशिश करूंगा। आपका दिया हुआ समर्थन व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि उसने मुझे और आत्मविश्वासी बना दिया है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। इस साल मैं आपके लिए कई नई ऑडियो बुक्स लेकर आ रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी मुझे अपना सहयोग और समर्थन दें। तो आइए शुरू करते हैं वेल्थ माइंडसेट कोड का ये सफर, जहां हम सीखेंगे कि धन की असली शक्ति कहां से आती है और बचपन की कंडीशनिंग हमारे वित्तीय जीवन को कैसे प्रभावित करती है। दी वेल्थ माइंडसेट कोड। लेखक बैक्सपटेआई। अध्याय 1 पृष्ठ 1। धन की अदृश्य उत्पत्ति। हर वो संपत्ति जो कभी बनाई गई, हर वो साम्राज्य जो कभी खड़ा हुआ और हर वो आर्थिक स्वतंत्रता जो कभी हासिल की गई, उसकी शुरुआत पैसे से बहुत पहले हुई थी। ये शुरुआत चुपचाप, अदृश्य रूप से किसी व्यक्ति के मन में हुई थी जिसने भीड़ से अलग सोचने का साहस किया था, अक्सर शुरुआत में अनजाने में ही। यह कोई मनोरंजन के लिए दर्शन नहीं है, नहीं केवल प्रेरणा के लिए। ये एक व्यावहारिक सत्य है जो धन को उतनी ही निश्चितता से नियंत्रित करता है जितनी गुरुत्वाकर्षण गति को। पैसा कारण नहीं है, पैसा परिणाम है। अधिकांश लोग इस क्रम को उलट देते हैं। वे बाहरी प्रमाण का इंतजार करते हैं ताकि विश्वास कर सके। वे कहते हैं, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं बड़ा सोचूंगा, या जब अवसर आएगा तब मैं आत्मविश्वासी महसूस करूंगा। लेकिन इतिहास बार बार विपरीत क्रम को साबित करता है। आत्मविश्वास पहले आता है, विश्वास पहले आता है, एक निश्चित आंतरिक निर्णय पहले आता है। धन उसके बाद आता है, आंतरिक सामंजस्य का विलंबित प्रतिबिंब बनकर। मन केवल विचारों के गुजरने की जगह नहीं है, ये एक फैक्ट्री है। हर दोहराया गया विचार एक पैटर्न बन जाता है, हर पैटर्न एक आदत बन जाता है, हर आदत व्यवहार बन जाती है और हर व्यवहार परिणामों में बदल जाता है। ईमानदारी से देखा जाए तो किसी व्यक्ति का आर्थिक जीवन उसके अदृश्य विचारों का दृश्य रिकॉर्ड मात्र है। आय संयोग नहीं है, ऋण दुर्घटना नहीं है, समृद्धि भाग्य नहीं है, गरीबी नियति नहीं है। यह सब आंतरिक कंडीशनिंग का पूर्वानुमेय परिणाम है। सोचिए, दो व्यक्ति जिनकी बुद्धि, शिक्षा और अवसर समान है। एक लगातार आगे बढ़ता है जबकि दूसरा प्रयास के बावजूद संघर्ष करता है। फर्क शायद ही ज्ञान में होता है, शायद ही प्रयास में। यह लगभग हमेशा पहचान में होता है। एक व्यक्ति प्रचुरता से सोचता है, दूसरा जीवित रहने के बारे में सोचता है। एक पैसा को साधन मानता है, दूसरा पैसा को अपने ऊपर नियंत्रण करने वाली शक्ति मानता है। ये आंतरिक मान्यताएं हर दिन चुपचाप निर्णयों को निर्देशित करती हैं। कौन सा जोखिम लिया जाए, कौन सा अवसर छोड़ा जाए, कौन सी बातचीत टाली जाए और कौन सा कदम देर से उठाया जाए। बचपन से ही अधिकांश लोग अनजाने में सीमाओं में सोचने के लिए प्रशिक्षित हो जाते हैं। शुभचिंतक आवाजें बार बार ऐसे वाक्य दोहराती हैं जो अवचेतन में बैठ जाते हैं। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, यथार्थवादी बनो। ये तो केवल भाग्यशाली लोगों के लिए है। हम जैसे लोग ये नहीं करते। बच्चे का मन इन कथनों का मूल्यांकन नहीं करता, वो इन्हें सत्य मान लेता है। समय के साथ ये मानसिक सीमाएं बन जाती हैं जो स्वाभाविक और सुरक्षित लगती हैं। व्यक्ति बड़ा होकर वयस्क बनता है जो अनजाने में उन सीमाओं का पालन करता है, कभी ये नहीं पूछता कि वे कहां से आई। ये विशेष रूप से खतरनाक इसलिए है क्योंकि मन अपने विश्वासों की रक्षा करता है। यदि कोई मानता है कि धन कठिन है तो वह कठिनाई को साबित करने वाले प्रमाण ही देखेगा। यदि कोई मानता है कि अमीर लोग अनैतिक हैं तो वो अनजाने में अपनी कमाई की क्षमता को नुकसान पहुंचाएगा ताकि अच्छा बना रहे। यदि कोई मानता है कि वह पैसों में कमजोर है तो वह बार बार लापरवाह निर्णयों से इसे साबित करेगा।
मन सफलता नहीं, स्थिरता चाहता है। इसलिए धन की उत्पत्ति कोई बिजनेस प्लान, निवेश रणनीति या बाजार अवसर नहीं है। ये सब द्वितीयक साधन है। असली उत्पत्ति है मानसिक निर्णय कि स्वयं को सृजनकर्ता मानना है, पीड़ित नहीं। ये निर्णय सूक्ष्म होता है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे होते हैं। जब व्यक्ति अपने आर्थिक परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है बिना दोष, बिना शर्म, तब वो शक्ति वापस पा लेता है। जिम्मेदारी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी नियंत्रण है। हर व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक संवाद चलता रहता है। ये धीमी आवाजों में कहता है, मैं इसे वहन नहीं कर सकता, ये जोखिम भरा है, अगर मैं असफल हो गया तो, मैं अभी तैयार नहीं हूं। ये कथन तार्किक लगते हैं, सुरक्षात्मक भी, लेकिन सच्चाई में ये आदेश है। अवचेतन मन बहस नहीं करता, वो पालन करता है। वो व्यवहार को उसी अनुसार संगठित करता है जो बार बार कहा जाता है, खासकर जब उसमें भावना जुड़ी हो। धन को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि अवचेतन मन सत्य और दोहराव में फर्क नहीं करता। वो वही स्वीकार करता है जो भावनात्मक रूप से मजबूत किया गया हो। यही कारण है कि डर आधारित विचार इतने शक्तिशाली होते हैं। डर भावना लाता है और भावना विश्वास को गहराई से अंकित कर देती है। एक भयावह आर्थिक अनुभव हानि, अपमान, अस्वीकृति वर्षों तक सावधान व्यवहार को प्रोग्राम कर सकता है, जब तक कि उसे सचेत रूप से पुनः जांचा न जाए। धनी व्यक्ति डर से मुक्त नहीं होता, वह डर की आज्ञा से मुक्त होता है। फर्क यही है, डर स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन वह कार्रवाई को नियंत्रित नहीं करता। निर्णय दीर्घकालिक दृष्टि से लिए जाते हैं, अल्पकालिक असुविधा से नहीं। ये क्षमता भीतर प्रशिक्षित होती है, बहुत पहले, जब पैसा बाहर इसे प्रतिबिंबित करता है। कई लोग मानते हैं कि धन की सोच का मतलब लालच या जुनून है। वास्तव में ये स्पष्टता है। धन की सोच एक सरल आंतरिक बदलाव से शुरू होती है। पैसा तटस्थ है, ये वही बढ़ाता है जो आप पहले से हैं। यह चरित्र को उजागर करता है, भ्रष्ट नहीं करता। जब पैसा अभिव्यक्ति, योगदान और स्वतंत्रता का साधन माना जाता है, तो वो अपराध बोध या प्रतिरोध को उत्पन्न नहीं करता। मन शांत हो जाता है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस चरण में यह समझना आवश्यक है कि इच्छा सोच नहीं है, आशा दिशा नहीं है। साधारण चाहत साधारण परिणाम देती है। धन की उत्पत्ति होती है निश्चित इरादे से और एक स्पष्ट आंतरिक कथन की व्यक्ति आर्थिक रूप से क्या बनाना चाहता है, और यह स्वीकार करना कि वह सीखने, समायोजित करने और दृढ़ रहने में सक्षम है जब तक कि वो वास्तविकता न बन जाए। इसके लिए विधि की निश्चितता की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए दिशा की निश्चितता चाहिए। मन को वृद्धि की ओर उन्मुख होना चाहिए, केवल बनाए रखने की ओर नहीं। अधिकांश लोग मानसिक रूप से रक्षा मोड में जीते हैं। वे हानि से बचने, अपमान से बचने, असफलता से बचने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धन मानसिकता वाले लोग निर्माण, सीखने और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यहां तक कि उनकी गलतियां भी उन्हें आगे बढ़ाती हैं। धन की अदृश्य उत्पत्ति आत्म मूल्य से गहराई से जुड़ी है। लोग शायद ही उतना कमाते हैं जितना वे मानते हैं कि वे योग्य हैं। ये विश्वास चुपचाप काम करता है। यदि कोई व्यक्ति भीतर से धन को अहंकार, खतरे या नैतिक समझौते से जोड़ता है, तो वो अनजाने में अपनी आय को सीमित कर देगा। समाधान कार्रवाई को मजबूर करना नहीं है, बल्कि विश्वास को संशोधित करना है। जब पैसा सकारात्मक पहचान का स्वतंत्रता, उदारता, सुरक्षा और से जुड़ जाता है, तो आंतरिक प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। मन व्याख्यानों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह दोहराव, चित्रण और भावनात्मक अर्थ पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि केवल बौद्धिक समझ कुछ नहीं बदलती। कई लोग इन सिद्धांतों को जानते हैं, फिर भी उनका जीवन अपरिवर्तित रहता है। ज्ञान बिना आंतरिक सहमति के निराशा पैदा करता है। सहमति गति पैदा करती है। सबसे गहरे स्तर पर धन तब शुरू होता है जब व्यक्ति ये निर्णय लेता है कि अब सीमाओं से समझौता नहीं करना है। ये निर्णय शायद ही नाटकीय होता है। द वेल्थ माइंडसेट कोड। लेखक बैक्सपटेआई। अध्याय 1 पृष्ठ 2। धन की अदृश्य उत्पत्ति।
पैसा स्क्रीन पर एक संख्या बनने से बहुत पहले या हाथ में कागज बनने से पहले वो शरीर में एक भावना बन जाता है। यह भावना बहुत जल्दी सीखी जाती है, अक्सर तब जब भाषा पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई होती। एक बच्चा ब्याज दरें, आय के स्रोत या बाजार नहीं समझता, लेकिन वह तनाव, राहत, डर और सुरक्षा को समझता है। यही भावनाएं पैसों के पहले शिक्षक बनती हैं। वयस्कता में अधिकांश वित्तीय व्यवहार तार्किक नहीं होते, वे बार बार चलने वाली भावनात्मक स्मृतियां होते हैं। व्यक्ति सोच सकता है कि वह तर्कसंगत निर्णय ले रहा है, लेकिन उसका तंत्रिका तंत्र दशकों पहले बनी कंडीशनिंग पर प्रतिक्रिया कर रहा होता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही अवसर का सामना करते हैं और बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक आगे बढ़ता है, दूसरा पीछे हटता है। फर्क बुद्धि में नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव में होता है। बच्चे पैसों के बारे में मुख्यतः अवलोकन से सीखते हैं। वे देखते हैं कि देखभाल करने वाले खर्च आने पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। वे नोटिस करते हैं कि पैसा शांतिपूर्वक चर्चा किया जाता है या पूरी तरह टाला जाता है। वे महसूस करते हैं कि कमाई गर्व से जुड़ी है या थकान से। ये छापे बिना किसी निर्णय के अवशोषित होती हैं और अवचेतन सत्य के रूप में संग्रहित हो जाती है। जब पैसा लगातार तनाव से जुड़ा होता है, तो मन सीखता है कि कमाई और जिम्मेदारी खतरे से जुड़ी है। बाद में जीवन में सफलता असहज, यहां तक कि डरावनी लग सकती है। व्यक्ति अनजाने में प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है, इच्छा की कमी से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसका तंत्रिका तंत्र सुरक्षा को वृद्धि से ऊपर रखता है। जहां घरों में पैसा कम होता है, वहां बच्चे अक्सर ये विश्वास भीतर ले लेते हैं कि संसाधन सीमित है और प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। इससे अत्यधिक सतर्कता, चिंता या आर्थिक प्रगति का आनंद लेने में असमर्थता पैदा हो सकती है। जहां घरों में पैसा प्रचुर मात्रा में होता है लेकिन भावनात्मक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है, वहां बच्चे धन को नियंत्रण, अपराध बोध या शर्तों वाले प्रेम से जोड़ सकते हैं। दोनों ही चरम पैसों के साथ विकृत संबंध बनाते हैं। अवचेतन मन संदर्भ का विश्लेषण नहीं करता, वो पैटर्न रिकॉर्ड करता है। यदि वित्तीय चर्चाओं के बाद लगातार बहस होती है, तो पैसा भावनात्मक रूप से चार्ज हो जाता है। यदि पैसा चुप्पी से घिरा होता है, तो परहेज डिफॉल्ट बन जाता है। यदि पैसा रहस्यमय या अप्राप्य माना जाता है, तो बच्चा बड़ा होकर वयस्क बनता है जो अनजाने में उससे दूरी बना लेता है। वयस्कता में ये पैटर्न शायद ही खुद को घोषित करते हैं। वे व्यक्तित्व गुणों के रूप में दिखाई देते हैं। मैं बस सावधान हूं, मुझे पैसों पर बात करना पसंद नहीं, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं, मुझे धन की परवाह नहीं। ये कथन पसंद जैसे लगते हैं, लेकिन अक्सर ये शुरुआती भावनात्मक असुविधा से बचने के लिए विकसित की गई सुरक्षात्मक रणनीतियां होती हैं। केवल शिक्षा इन पैटर्न्स को समाप्त नहीं करती। व्यक्ति किताबें पढ़ सकता है, सेमिनार में जा सकता है और वित्तीय रणनीति को बौद्धिक रूप से समझ सकता है, फिर भी भावनात्मक रूप से संघर्ष करता रहता है। ये संघर्ष असंगति पैदा करता है, प्रगति के बाद पीछे हटना। मन आगे बढ़ता है जबकि तंत्रिका तंत्र पीछे हटता है। अवचेतन परिचित चीजों को खोजता है, वह उस ओर आकर्षित होता है जो सामान्य लगता है, न कि जो लाभकारी है। यही कारण है कि लोग अक्सर सफलता के बाद भी पुराने आय स्तर पर लौट आते हैं। आंतरिक पुनः संतुलन के बिना सफलता विदेशी लगती है। अवचेतन व्यक्ति को वापस उसी जगह खींच लेता है जिसे वो सुरक्षित मानता है। यह जोर देना महत्वपूर्ण है कि यह कंडीशनिंग किसी की गलती नहीं है। माता पिता वही आगे बढ़ाते हैं जो वे जानते हैं। संस्कृति वही मजबूत करती है जिसे वो पुरस्कृत करती है। सिस्टम समानता को प्रोत्साहित करते हैं। इसे समझना दोष हटाता है और जिम्मेदारी का दरवाजा खोलता है। जिम्मेदारी आत्म आलोचना नहीं है, ये लेखनाधिकार है। जिस क्षण व्यक्ति समझता है कि उसके पैसों के विश्वास सीखे गए थे, चुने नहीं गए थे, वो शक्ति प्राप्त करता है। जो सीखा गया है उसे भुलाया जा सकता है, जो कंडीशन्ड है उसे पुनः किया जा सकता है। जागरूकता स्वतंत्रता का पहला कदम है। प्रारंभिक कंडीशनिंग की पहचान करने का एक शक्तिशाली तरीका है वर्तमान में भावनात्मक उछालों को देखना। ध्यान दें, जब आप अपने काम की कीमत तय करते हैं, अधिक मांगते हैं या खुद में निवेश करते हैं,
तब हिचकिचाहट आती है। उन कहानियों पर ध्यान दे जो स्वतः उत्पन्न होती है। ये कहानियां वर्तमान मूल्यांकन नहीं है, ये प्रतिध्वनियां हैं। एक और संकेत है दोहराव। यदि वही वित्तीय चुनौतियां अलग अलग रूपों में आती हैं, अलग नौकरियां, अलग व्यवसाय, जीवन के अलग चरण, तो कारण शायद ही केवल परिस्थिति होता है। पैटर्न तब तक दोहराते हैं जब तक विश्वास नहीं बदलते। वित्तीय कंडीशनिंग को फिर से लिखने के लिए अतीत को दर्द में जीना आवश्यक नहीं है, इसे बिना जुड़ाव के देखना आवश्यक है। जब स्मृति को स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तंत्रिका तंत्र शांत हो जाता है, नए जुड़ाव संभव हो जाते हैं। धन मानसिकता अतीत को अस्वीकार नहीं करती, वो उसे पार करती है। वो पहचानती है कि बचपन के अनुभवों ने जीवित रहने की रणनीतियां बनाई थी, नियति नहीं। जो कभी आपको बचाता था वही अब आपको सीमित कर सकता है। वृद्धि तब शुरू होती है जब सुरक्षा को विस्तार से बदल दिया जाता है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, चुनाव वापस आता है। आप नोटिस करने लगते हैं जब कोई पुराना विश्वास व्यवहार को निर्देशित करने की कोशिश करता है, उस क्षण में रुकना संभव हो जाता है। रुकना जगह बनाता है, जगह नया निर्णय लेने की अनुमति देती है। ये पृष्ठ वो बिंदु दर्शाता है जहां जिम्मेदारी भीतर की ओर शिफ्ट होती है, बोझ के रूप में नहीं बल्कि सशक्तिकरण के रूप में। अब आप अंधाधुंध प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, आप सचेत रूप से देख रहे हैं। धन की अदृश्य उत्पत्ति यहां जारी रहती है, दोष देने में नहीं कि किसने आपको आकार दिया, बल्कि ये चुनने में कि आगे आपको क्या आकार देगा। अभ्यास, प्रारंभिक विश्वास खोज। पैसों के बारे में बचपन में सुने या महसूस किए गए 5 कथन लिखिए। हर कथन के सामने लिखिए कि वह विश्वास आपके वयस्क आर्थिक व्यवहार में कैसे दिखाई देता है। फिर एक नया विश्वास लिखिए जिसे आप सचेत रूप से अभ्यास करने के लिए चुनते हैं। द वेल्थ माइंडसेट कोड। लेखक बेक्सपटेआई। अध्याय 1 पृष्ठ 3। धन की अदृश्य उत्पत्ति। जैसे ही प्रारंभिक कंडीशनिंग दिखाई देने लगती है, एक गहरी समझ सामने आती है। अधिकांश वित्तीय निर्णय वर्तमान क्षण में नहीं लिए जाते, वे उस आंतरिक पहचान की प्रतिक्रिया में लिए जाते हैं जो वर्षों से चुपचाप मजबूत होती रही है। ये पहचान बार बार एक अनकहे प्रश्न का उत्तर देती है, मैं आर्थिक रूप से कौन बनने की अनुमति रखता हूं। हर व्यक्ति अपने भीतर एक वित्तीय छत लेकर चलता है। ये छत प्रतिभा, बुद्धि या अवसर से परिभाषित नहीं होती, यह आत्मधारणा से परिभाषित होती है। जब आय, सफलता या जिम्मेदारी इस छत के करीब आती है तो असुविधा उत्पन्न होती है। मन पीछे हटने, देर करने या तर्कसंगत बनाने के कारण खोजता है। यही कारण है कि प्रगति अक्सर किसी बड़े बदलाव से ठीक पहले धीमी हो जाती है। आत्मधारणा दोहराव से बनती है। जब व्यक्ति बार बार खुद को संघर्ष करते हुए, बलिदान देते हुए या समझौता करते हुए अनुभव करता है तो वो अनुभव परिचित हो जाता है। परिचय पहचान बन जाता है, पहचान अपेक्षा बन जाती है, अपेक्षा व्यवहार बन जाती है, व्यवहार परिणाम बन जाता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक इसे सचेत रूप से रोका न जाए। व्यक्तिगत वित्त में सबसे शक्तिशाली भ्रमों में से एक है ये विश्वास कि लोग अपनी कंफर्ट जोन चुनते हैं। वास्तव में कंफर्ट जोन उन्हें चुनता है। तंत्रिका तंत्र वही पसंद करता है जिसे वह पहचानता है। असंतोष भी अज्ञात से अधिक सुरक्षित लग सकता है। यही कारण है कि लोग कम वेतन वाली भूमिकाओं, अस्थिर व्यवसायों या असंगत आय पैटर्न में लंबे समय तक बने रहते हैं, भले ही वे बौद्धिक रूप से बदलाव चाहते हों। इस पैटर्न के पीछे अदृश्य शक्ति है भावनात्मक सुरक्षा। कई लोगों के लिए संघर्ष पूर्वानुमेय लगता है, पूर्वानुमेयता सुरक्षित लगती है। वृद्धि अनिश्चितता, दृश्यता और जिम्मेदारी लाती है। ये तत्व जीवन में पहले बने अवचेतन अलार्म को सक्रिय करते हैं। तब मन निष्क्रियता को उचित ठहराने के लिए तार्किक सी लगने वाली व्याख्याएं पैदा करता है। समय, अर्थव्यवस्था, तैयारी या जोखिम। ये आलस्य नहीं है, ये कंडीशनिंग है। जब व्यक्ति उतना कमाने लगता है जितना वह मानता है कि वह योग्य नहीं है, तो आंतरिक तनाव बढ़ता है। वे अधिक खर्च कर सकते हैं, कम कीमत लगा सकते हैं, टाल मटोल कर सकते हैं
या अनजाने में अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं। ये व्यवहार आय को वापस परिचित स्तर पर लाकर भावनात्मक संतुलन बहाल करते हैं। जागरूकता के बिना ये चक्र अनिश्चितकाल तक दोहरता रहता है। इसलिए धन की पहचान को स्थिर होने से पहले विस्तार करना चाहिए। विस्तार बल से नहीं होता, यह धीरे धीरे एक्सपोजर से होता है। जैसे मांसपेशियां बढ़ते वजन के अनुसार ढल जाती है, वैसे ही पहचान भी बढ़ती जिम्मेदारी के अनुसार ढल जाती है जब उसे क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण भेद करना जरूरी है। धन चाहना और स्वयं को धन को अच्छी तरह संभालने वाले व्यक्ति के रूप में पहचानना अलग बातें हैं। कई लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन भीतर से मानते हैं कि वे उसे गलत तरीके से संभालेंगे, खो देंगे या उससे अभिभूत हो जाएंगे। अवचेतन व्यक्ति को इस कथित खतरे से बचाने के लिए पहुंच सीमित कर देता है। इसीलिए अचानक वित्तीय लाभ, विरासत, लॉटरी जीत, तेज सफलता अक्सर गायब हो जाते हैं। पैसा पहचान के अनुकूल होने से तेजी से आ जाता है। आंतरिक सामंजस्य के बिना प्रणाली वापस उसी पर गिर जाती है जो सामान्य लगता है। समाधान पैसा पीछा करना नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति बनना है जो स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर को बनाए रख सके। इसके लिए परिणाम आधारित सोच से पहचान आधारित सोच की ओर शिफ्ट करना आवश्यक है। मैं अधिक पैसा कैसे कमाऊं पूछने के बजाय गहरा प्रश्न बन जाता है, मुझे कौन बनना होगा ताकि मैं अधिक पैसे को संभाल सकूं, बढ़ा सकूं और सुरक्षित रख सकूं। यह बदलाव तुरंत व्यवहार बदल देता है। निर्णय कम प्रतिक्रियात्मक हो जाते हैं, योजना दीर्घकालिक हो जाती है, भावनात्मक उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं। व्यक्ति तात्कालिकता के बजाय जिम्मेदारी से कार्य करना शुरू करता है। पहचान का विस्तार यह भी बदल देता है कि मूल्य को कैसे देखा जाता है। सीमित वित्तीय पहचान वाले लोग अक्सर अपनी कौशल, समय और योगदान को कम आंकते हैं। वे खुद के खिलाफ बातचीत करते हैं, वे शुल्क लेने के लिए माफी मांगते हैं, वे मांगने में हिचकिचाते हैं। ये व्यवहार रणनीतिक गलतियां नहीं हैं, ये आत्मधारणा की अभिव्यक्तियां हैं। जैसे जैसे पहचान बढ़ती है, मूल्य स्पष्ट हो जाता है, आत्मविश्वास स्थिर हो जाता है, मूल्य निर्धारण शांत लगता है। पैसों पर बातचीत भावनात्मक चार्ज खो देती है। व्यक्ति अब सफलता के लिए भीतर से अनुमति नहीं खोजता। धन पहचान के विस्तार का सबसे स्पष्ट संकेत है असुविधा, जिसके बाद स्थिरता आती है। नई आय स्तर शुरुआत में अजीब लगते हैं, नई जिम्मेदारियां भारी लगती हैं, लेकिन निरंतरता के साथ तंत्रिका तंत्र समायोजित हो जाता है। जो कभी जोखिम भरा लगता था, वो दिनचर्या बन जाता है। इस समायोजन प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। इसे जल्दी करना प्रतिक्रिया पैदा करता है, इसे अनदेखा करना ठहराव पैदा करता है। लक्ष्य है स्थिर विस्तार, न कि नाटकीय उतार चढ़ाव। इस चरण में तुलना विशेष रूप से खतरनाक हो जाती है। अपनी प्रगति की दूसरों से तुलना करना ध्यान को बाहर खींचता है और पहचान निर्माण को कमजोर करता है। धन पहचान भीतर से निरंतरता के माध्यम से बढ़ती है, बाहर से मान्यता के माध्यम से नहीं। अब धन की अदृश्य उत्पत्ति स्पष्ट रूप से सामने आती है। पैसा वहीं बढ़ता है जहां पहचान उसे रहने की अनुमति देती है। जब तक पहचान विस्तृत नहीं होती, पैसा आता और जाता है। जब पहचान स्थिर होती है, पैसा रहता है और बढ़ता है। ये पृष्ठ पहचान पुनः संतुलन की शुरुआत को दर्शाता है, वो बिंदु जहां वित्तीय वृद्धि आकस्मिक होना बंद करती है और स्थायी बनना शुरू करती है। अभ्यास पहचान की छत की जागरूकता। अपनी वर्तमान आय या जिम्मेदारी का वो उच्चतम स्तर लिखिए जो आपको आरामदायक लगता है। फिर वो लिखिए जो असुविधाजनक लेकिन संभव लगता है। दोनों से जुड़ी भावनाओं पर विचार कीजिए। छत की जागरूकता उसे उठाने का पहला कदम है। द वेल्थ माइंडसेट कोड। लेखक बेक्सपटेआई। अध्याय 1 पृष्ठ 4। धन की अदृश्य उत्पत्ति। जैसे ही पहचान, आइडेंटिटी पुनः संतुलित होने लगती है, एक नई चुनौती सामने आती है। आंतरिक संवाद, इंटरनल डायलॉग। यह संवाद सूक्ष्म होता है, लगातार चलता रहता है और अक्सर तर्क के रूप में छिपा होता है। यह परिचित वाक्यों में बोलता है जो व्यावहारिक, जिम्मेदार और सावधान लगते हैं, लेकिन सतह के नीचे यह पुराने सीमाओं को चुपचाप लागू करता है।
ये आवाज चिल्लाती नहीं है, ये फुसफुसाती है। और क्योंकि ये फुसफुसाती है, इसे अक्सर बिना सवाल किए मान लिया जाता है। ये आंतरिक आवाज अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन नहीं है। अंतर्ज्ञान शांत और विस्तारशील होता है। सीमित संवाद तनावपूर्ण और संकुचित होता है। एक संभावनाएं खोलता है, दूसरा उन्हें बंद कर देता है। दोनों के बीच अंतर करना धन निर्माण का एक महत्वपूर्ण कदम है। पैसे से जुड़े निर्णयों को नियंत्रित करने वाला यह आंतरिक संवाद दोहराव से बना है। हर बार जब किसी विचार पर कार्रवाई की गई, उसे अधिकार मिला। वर्षों में ये विचार स्वचालित हो गए। अब वे तुरंत प्रतिक्रियाओं के रूप में दिखाई देते हैं। निवेश से पहले हिचकिचाहट, उचित मूल्य लेने पर असुविधा, आय बढ़ने पर चिंता, महत्वाकांक्षा घटने पर राहत। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे अपने विचार सोच रहे हैं। वास्तव में वे रिहर्स स्क्रिप्ट सुन रहे होते हैं। ये स्क्रिप्ट्स पृष्ठभूमि में चलती रहती है, धारणा और चुनाव को आकार देती है। जब तक इन्हें जागरूकता में नहीं लाया जाता, ये व्यवहार के अनकहे निर्देशक बने रहते हैं। सबसे हानिकारक स्क्रिप्ट्स में से एक जिम्मेदारी जैसी लगती है। सावधान रहो, खुद से आगे मत बढ़ो, ये शायद टिकेगा नहीं। बेहतर है कि जोखिम मत लो। ये कथन सुरक्षात्मक लगते हैं, लेकिन अक्सर वृद्धि को रोकते हैं। सुरक्षा और प्रहति एक जैसी नहीं है। सुरक्षा परिचित को बनाए रखती है, प्रहति अज्ञात को प्रस्तुत करती है। धन मानसिकता सावधानी को समाप्त नहीं करती, ये उसे पुनः संतुलित करती है। ये कैसे असफल हो सकता है पूछने के बजाय ये पूछती है, ये जिम्मेदारी से कैसे सफल हो सकता है। यह सूक्ष्म बदलाव डर को रणनीति में बदल देता है। डर विकल्पों को संकीर्ण करता है, रणनीति उन्हें विस्तृत करती है। एक और सामान्य स्क्रिप्ट समय से जुड़ी होती है। अभी सही समय नहीं है, चीजें स्थिर होने तक इंतजार करो। मैं तब शुरू करूंगा जब मैं तैयार हो जाऊंगा। लेकिन तैयारी शायद ही कोई स्थिति होती है, ये एक निर्णय होता है। अधिकांश लोग केवल तब तैयार महसूस करते हैं जब कार्रवाई आत्मविश्वास पैदा करती है, उससे पहले नहीं। आंतरिक संवाद मूल्य, वर्थ के बारे में छिपे विश्वास भी उजागर करता है। जैसे कथन, लोग इतना भुगतान नहीं करेंगे, मैं बहुत ज्यादा मांग रहा हूं, मुझे जो मिला है उसके लिए आभारी होना चाहिए। ये अक्सर प्राप्त करने में असुविधा को छिपाते हैं। प्राप्त करना उस प्रारंभिक कंडीशनिंग को चुनौती देता है जिसने विनम्रता को सीमा से जोड़ा था। धन पहचान को बिना अपराध बोध के मूल्य को पुनर्परिभाषित करना आवश्यक है। इस संवाद को शक्तिशाली बनाता है भावनात्मक सुदृढ़ीकरण। जब व्यक्ति सीमित विचार का पालन करता है और असुविधा से बचता है, तो तंत्रिका तंत्र राहत महसूस करता है। वो राहत इनाम बन जाती है। मन सीखता है कि पीछे हटना सुरक्षा। समय के साथ यह इनाम चक्र परहेज को मजबूत करता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए आंतरिक संवाद को बाधित करना जरूरी है, बहस करके नहीं, बल्कि अवलोकन करके। अवलोकन अधिकार को कमजोर करता है। एक बार जब विचार स्पष्ट रूप से देखा जाता है, तो वो अनिवार्यता खो देता है। चुनाव फिर से प्रकट होता है। एक प्रभावी तरीका है आवाज को नाम देना। मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय इसे इस तरह पुनः फ्रेम करें। एक विचार कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता। यह भाषाई बदलाव दूरी पैदा करता है। दूरी नियंत्रण पैदा करती है। नियंत्रण प्रतिक्रिया के बजाय उत्तर देने में सक्षम बनाता है। जैसे जैसे धन पहचान बढ़ती है, संवाद स्वाभाविक रूप से बदलने लगता है। मन ऐसी भाषा अपनाता है जो विस्तार को दर्शाती है। मुझे इसे खोजने दो, मैं सीख सकता हूं, मैं चलते चलते समायोजित कर लूंगा। ये वाक्य जोखिम से इनकार नहीं करते, वे उसे संदर्भित करते हैं। आंतरिक संवाद को पूरी तरह से शांत करना न तो संभव है और न ही वांछनीय। लक्ष्य मौन नहीं, बल्कि नेतृत्व है। सचेत मन को नेतृत्व करना चाहिए, अवचेतन को उसका अनुसरण करना चाहिए। यह नेतृत्व चुनी हुई भाषा के दोहराव से बनता है। जैसे पुराने स्क्रिप्ट सीखे गए थे, वैसे ही नए भी स्थापित किए जा सकते हैं। प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन विश्वसनीय होती है। इस चरण में कई लोग भावनात्मक थकान महसूस करते हैं।
ये थकान प्रयास से नहीं आती, बल्कि आंतरिक संघर्ष से आती है। दो पहचानें प्रतिस्पर्धा कर रही होती है, पुरानी और उभरती हुई। जैसे जैसे सामंजस्य बढ़ता है, थकान कम हो जाती है। धन की अदृश्य उत्पत्ति यहां और स्पष्ट होती है। पैसा केवल इस पर प्रतिक्रिया नहीं करता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप कार्रवाई से पहले भीतर क्या कहते हैं। जब आंतरिक आवाज बदलती है, तो व्यवहार सहज रूप से उसका अनुसरण करता है। ये पृष्ठ अवचेतन आज्ञाकारिता से सचेत दिशा की ओर संक्रमण को दर्शाता है। अभ्यास आंतरिक संवाद ऑडिट। पूरा एक दिन पैसे से जुड़े बार बार आने वाले विचारों को ठीक वैसे ही लिखिए जैसे वे आते हैं। उन्हें संपादित न करें। दिन के अंत में हर कथन को फिर से लिखिए ऐसी भाषा में जो शांत जिम्मेदारी और विस्तार को दर्शाए। द वेल्थ माइंडसेट कोड। लेखक बेक्सपटेआई। अध्याय 1 पृष्ठ 5। धन की अदृश्य उत्पत्ति। जैसे जैसे जागरूकता गहरी होती है और आंतरिक संवाद बदलने लगता है, एक अंतिम समझ सामने आती है। धन बल, संघर्ष या लगातार प्रयास से नहीं बनता। धन बनता है सामंजस्य, अलाइनमेंट से। विश्वास और व्यवहार के बीच सामंजस्य, पहचान और क्रिया के बीच सामंजस्य, इरादे और अपेक्षा के बीच सामंजस्य। जब सामंजस्य होता है, प्रयास प्रभावी हो जाता है। जब सामंजस्य नहीं होता, प्रयास थकाऊ हो जाता है। कई लोग वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति नहीं होती क्योंकि उनके कार्य उनकी पहचान से लड़ रहे होते हैं। मन एक दिशा में खींचता है जबकि व्यवहार दूसरी दिशा में धकेलता है। यह आंतरिक घर्षण ऊर्जा को खत्म करता है और असंगत परिणाम पैदा करता है। एक बार सामंजस्य स्थापित हो जाने पर वही प्रयास नाटकीय रूप से अलग परिणाम देता है। धन की अदृश्य उत्पत्ति कोई क्षण नहीं है। ये एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जिसमें पैसा अब भावनात्मक रूप से चार्ज नहीं होता, सफलता अब डरावनी नहीं लगती और जिम्मेदारी अब टाली नहीं जाती। इस अवस्था में निर्णय स्पष्टता से लिए जाते हैं, डर से नहीं। जोखिम का आकलन किया जाता है, न कि नाटकीय बनाया जाता है। अवसर का मूल्यांकन किया जाता है, न कि खारिज किया जाता है। इस चरण में यह स्पष्ट हो जाता है कि आंतरिक तैयारी के बिना बाहरी रणनीतियां क्यों विफल होती है। कोई भी प्रणाली, मार्गदर्शक या अवसर असामंजस्य की भरपाई नहीं कर सकता। बाहरी वृद्धि तभी तेज होती है जब आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। धन हताशा पर प्रतिक्रिया नहीं करता, धन स्थिरता पर प्रतिक्रिया करता है। सबसे गहरे बदलावों में से एक तब होता है जब पैसा भावनात्मक मान्यता, वैलिडेशन के रूप में इस्तेमाल होना बंद हो जाता है। जब आय आत्म मूल्य को परिभाषित करना बंद कर देती है, तो निर्णय साफ हो जाते हैं। लोग संख्याओं के माध्यम से स्वीकृति का पीछा करना छोड़ देते हैं। वे मूल्य को जानबूझकर बनाना शुरू करते हैं। ये बदलाव अकेले ही समय के साथ वित्त को स्थिर करता है। सामंजस्य धैर्य के साथ संबंध भी बदल देता है। व्यक्ति समझता है कि धन संचयी है। छोटे सुधार जुड़ते जाते हैं। निरंतर कार्य नाटकीय जीत से अधिक मायने रखते हैं। जल्दी करने की हड़बड़ी समाप्त हो जाती है। उसकी जगह प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता ले लेती है। सामंजस्य का एक और संकेत है चयनात्मक ध्यान। मन शोर, राय, रुझान, तुलना के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाता है। ध्यान भीतर और आगे की ओर केंद्रित होता है। यह ध्यान ऊर्जा को बचाता है और क्रियान्वयन को तेज करता है। जैसे जैसे पहचान स्थिर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति अपनी अनुकूलन, सीखने और पुनः स्थापित करने की क्षमता पर भरोसा करता है। यह भरोसा गलतियां करने के डर को हटा देता है। कार्रवाई आसान हो जाती है क्योंकि असफलता अब विनाशकारी नहीं होती, ये जानकारी पूर्ण होती है। इस बिंदु पर धन दूर नहीं लगता। यह सुलभ, तार्किक और अर्जित लगता है। इसलिए नहीं कि यह आ गया है, बल्कि इसलिए कि वह व्यक्ति उभर चुका है जो इसे बनाए रखने में सक्षम है। यही सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है। धन की अदृश्य उत्पत्ति यहां पूरी होती है। पैसा उन लोगों की ओर अधिक आसानी से बहता है जो भीतर से उसे प्राप्त करने, संभालने और बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। तैयारी पूर्णता नहीं है, यह भावनात्मक तत्परता है।
इस अध्याय ने आपसे कोई नाटकीय कार्य करने को नहीं कहा। इसने आपसे स्पष्ट देखने को कहा है, ईमानदारी से अवलोकन करने को कहा है, पैटर्न को बिना निर्णय के पहचानने को कहा है। जागरूकता नींव है, इसके बिना कुछ नहीं बदलता, इसके साथ सब कुछ बदल सकता है। आगे बढ़ते हुए इस सत्य को याद रखिए, आपका आर्थिक भविष्य संयोग से नहीं बनता। ये रोज उन विचारों से बनता है जिन्हें आप दोहराते हैं, उस पहचान से जिसे आप मजबूत करते हैं, और उन चुनावों से जिन्हें आप खुद को करने की अनुमति देते हैं। उत्पत्ति प्रकट हो चुकी है, अब निर्माण शुरू होता है। अभ्यास सामंजस्य जांच। एक छोटा पैराग्राफ लिखिए जिसमें बताए कि आर्थिक रूप से सामंजस्यपूर्ण संस्करण वाला आप कैसे सोचता है, कैसे बोलता है और कैसे निर्णय लेता है। फिर एक दैनिक व्यवहार पहचानिए जिसे आप तुरंत बदल सकते हैं ताकि वह सामंजस्य को दर्शाए। दोस्तों, आपने अभी सुना वेल्थ माइंडसेट कोड का पहला अध्याय, इनविजिबल ओरिजिन ऑफ वेल्थ। हमने जाना कि धन की असली शुरुआत पैसों से नहीं बल्कि हमारी सोच और विश्वास से होती है। मन ही वह जगह है जहां से अवसर जन्म लेते हैं और जहां से सीमाएं भी बनती हैं। याद रखिए, पैसा परिणाम है, कारण नहीं। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपका परिणाम भी बदल जाएगा। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल बेक्सपर्ट एआई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका हर समर्थन मुझे और प्रेरित करता है कि मैं आपके जीवन में और अधिक मूल्य जोड़ सकूं। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि बचपन की कंडीशनिंग कैसे हमारी आर्थिक मानसिकता को आकार देती है। तो जुड़े रहिए और अगले अध्याय में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेल्थ माइंडसेट कोड के पहले अध्याय में हमने सीखा कि धन की असली शुरुआत हमारे विचारों और पहचान से होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण कदम की ओर। अध्याय 2 का शीर्षक है इच्छा, हर समृद्धि की शुरुआत। यह अध्याय हमें बताता है कि केवल चाहत या विशिंग से धन नहीं आता। सच्ची इच्छा वह शक्ति है जो विचारों को दिशा देती है और कार्यों को निरंतरता। बिना इच्छा के कोई भी आर्थिक उपलब्धि टिक नहीं सकती, और इच्छा के साथ सीमित संसाधन भी पर्याप्त शुरुआत बन जाते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि इच्छा कैसे स्पष्ट, भावनात्मक और प्रतिबद्ध होनी चाहिए, कैसे कमजोर इच्छा बाधाओं को भारी बना देती है और मजबूत इच्छा उन्हें अस्थायी बना देती है, और कैसे सच्ची इच्छा हमें ध्यान केंद्रित करने, निर्णय लेने और निरंतरता बनाए रखने की शक्ति देती है। तो आइए शुरू करते हैं वेल्थ माइंडसेट कोड का दूसरा अध्याय, इच्छा, हर समृद्धि की शुरुआत। दी वेल्थ माइंडसेट कोड। लेखक बेक्सपर्ट एआई। अध्याय 2, पृष्ठ 1। इच्छा, हर समृद्धि की शुरुआत। इच्छा को अक्सर गलत समझा जाता है क्योंकि इसे केवल चाहत से जोड़ दिया जाता है। चाहत निष्क्रिय होती है। जब सही तरीके से समझा जाए तो इच्छा सक्रिय होती है, मांग करती है और दिशा देती है। यह वह आंतरिक शक्ति है जो विचार को दिशा देती है और क्रिया को निरंतरता। बिना इच्छा के कोई भी सार्थक आर्थिक उपलब्धि टिक नहीं सकती, और इच्छा के साथ सीमित संसाधन भी एक पर्याप्त शुरुआत बन सकते हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि वे धन की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनकी इच्छा कमजोर, शर्तों से भरी और अस्पष्ट होती है। वे पैसा चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं कि अपनी सोच को उसके अनुसार पुनर्गठित करें। वे आराम चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं कि असुविधा सहन करें। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं कि परिचितता का त्याग करें। यह नैतिक विफलता नहीं है, यह इस बात की गलतफहमी है कि इच्छा कैसे काम करती है। सच्ची इच्छा स्पष्ट होती है। वो ये नहीं कहती, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। वह कहती है, मैं इस स्तर की आय, इस प्रकार की स्वतंत्रता, इन कारणों के लिए बनाना चाहता हूं। विशिष्टता अवचेतन मन को एक लक्ष्य देती है। बिना लक्ष्य के ऊर्जा बिखर जाती है। लक्ष्य के साथ प्रयास स्वाभाविक रूप से संगठित हो जाता है। इच्छा तब शक्तिशाली बनती है जब उसमें भावना जुड़ी होती है।
भावना वह ईंधन है जो विचार को क्रिया में बदलता है। बिना भावना वाला लक्ष्य केवल बौद्धिक रहता है। भावनात्मक लक्ष्य व्यक्तिगत बन जाता है। जब कोई वित्तीय लक्ष्य स्वतंत्रता, गरिमा, योगदान या सुरक्षा से जुड़ता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। मन उसे स्वचालित रूप से प्राथमिकता देने लगता है। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा में तीव्रता नहीं होती। जब इच्छा कमजोर होती है तो बाधाएं भारी लगती हैं। जब इच्छा मजबूत होती है तो बाधाएं अस्थायी लगती हैं। यही फर्क निरंतरता को तय करता है। निरंतरता प्रतिभा या समय से अधिक ये तय करती है कि कौन सफल होता है और कौन जल्दी रुक जाता है। इच्छा विनिमय को भी स्पष्ट करती है। हर वित्तीय लाभ के लिए कुछ देना पड़ता है। समय, प्रयास, सीखना या आराम। कमजोर इच्छा विनिमय का विरोध करती है। मजबूत इच्छा उसे स्वीकार करती है। व्यक्ति अब ये नहीं पूछता क्या ये असुविधाजनक है, बल्कि पूछता है क्या ये आवश्यक है। ये बदलाव निर्णय लेने को सरल बना देता है। इच्छा का एक और महत्वपूर्ण कार्य है फोकस। मन केवल उसी चीज का पीछा कर सकता है जिसे वह बार बार पकड़ता है। जब इच्छा स्पष्ट होती है तो ध्यान भटकाने वाली चीजें अपना आकर्षण खो देती हैं। अप्रभावी आदतें कमजोर पड़ती हैं। व्यक्ति ध्यान के प्रति चयनशील हो जाता है। ये चयनशीलता गति को सुरक्षित रखती है। इच्छा ईमानदार भी होनी चाहिए। उधार ली गई इच्छाएं जो सामाजिक तुलना, पारिवारिक अपेक्षा या बाहरी दबाव से आती है, प्रयास को टिकाए नहीं रखती। केवल व्यक्तिगत रूप से अर्थपूर्ण इच्छा ही कठिनाई को सहन करती है। इसीलिए स्पष्टता महत्वाकांक्षा से अधिक मायने रखती है। जब इच्छा परिभाषित नहीं होती तो डर उस जगह को भर देता है। मन लाभ की बजाय हानि की कल्पना करता है। जब इच्छा परिभाषित होती है तो डर को संभालना आसान हो जाता है। डर अब ध्यान पर हावी नहीं होता क्योंकि दिशा मौजूद होती है। इच्छा का एक सबसे अनदेखा पहलू है प्रतिबद्धता। बिना प्रतिबद्धता वाली इच्छा केवल पसंद होती है। प्रतिबद्धता के साथ इच्छा इरादा बन जाती है। इरादा व्यवहार को पुनर्गठित करता है। यह आकस्मिक रूप से छोड़ने का विकल्प हटा देता है। इसका मतलब कठोरता नहीं है। इसका मतलब है लचीलापन के साथ निरंतरता। मजबूत इच्छा पहचान को भी बदल देती है। व्यक्ति खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करता है जो एक निश्चित परिणाम की ओर बढ़ रहा है। ये पहचान बदलाव इस बात को बदल देता है कि वे कैसे बोलते हैं, योजना बनाते हैं और बाधाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। अब इच्छा केवल एक भावना नहीं होती, ये वह आधार बन जाती है जिससे वे जीते हैं। इस चरण में इच्छा की रक्षा करना जरूरी है। ऐसी सामान्य बातचीत जो निश्चितता को कमजोर करती है, इच्छा को भी कमजोर करती है। बार बार व्यक्त किया गया संदेह तीव्रता को खत्म कर देता है। मन को विरोध नहीं, बल्कि सुदृढ़ीकरण देना चाहिए। इसके लिए अलगथलग रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन विवेक आवश्यक है। इच्छा कल्पना, दोहराव और क्रिया से बढ़ती है। हर छोटा कदम विश्वास को मजबूत करता है। हर सुदृढ़ीकरण इच्छा को मजबूत करता है। यह चक्र तेजी से बढ़ता है जब इसे बनाए रखा जाए। यह पृष्ठ एक मूलभूत सत्य स्थापित करता है। कोई भी रणनीति मजबूत, स्पष्ट इच्छा की अनुपस्थिति की भरपाई नहीं कर सकती। इच्छा ही प्रज्वलन है। इसके बिना कुछ शुरू नहीं होता। इसके साथ सब कुछ संगठित किया जा सकता है। अभ्यास इच्छा को परिभाषित करना। एक स्पष्ट कथन लिखिए जिसमें बताइए कि आप किस सटीक वित्तीय परिणाम की इच्छा रखते हैं। आप उसे क्यों चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए आप क्या विनिमय करने को तैयार हैं। हर दिन इसे भावना और इरादे के साथ पढ़िए। द वेल्थ माइंडसेट कोड। लेखक बेक्सपटेआई। अध्याय 2 पृष्ठ 2। इच्छा हर समृद्धि की शुरुआत। जब इच्छा स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाती है तब एक गहरी चुनौती सामने आती है। कुछ चाहने और उसके अनुसार जीवन को संरचित करने की तत्परता के बीच का अंतर। कई लोग भावनात्मक उत्साह को इच्छा समझ लेते हैं। उत्साह अस्थायी होता है, इच्छा स्थायी होती है। उत्साह तब फीका पड़ जाता है जब परिस्थितियां असुविधाजनक हो जाती हैं। इच्छा अनुकूलित होती है और बनी रहती है।
यही अंतर बताता है कि लोग शुरुआत में मजबूत होते हैं और फिर चुपचाप अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं। उनकी इच्छा भावनात्मक थी, प्रतिबद्ध नहीं। वो प्रेरणा पर आधारित थी, निर्णय पर नहीं। सच्ची इच्छा मूड पर निर्भर नहीं होती। वो ऊब, संदेह और देरी को भी सह लेती है। इच्छा तभी शक्तिशाली बनती है जब वो एक निश्चित उद्देश्य से जुड़ी होती है। उद्देश्य यह प्रश्न का उत्तर देता है, ये क्यों होना चाहिए? बिना ठोस कारण के मन आराम की ओर लौट जाता है। मजबूत कारण के साथ असुविधा सहन करने योग्य हो जाती है। उद्देश्य थकान के क्षणों में इच्छा को स्थिर करता है। एक निश्चित वित्तीय इच्छा आंतरिक प्रतिरोध को भी उजागर करती है। जब कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से बताता है कि वह क्या चाहता है, तो विरोधी विश्वास तुरंत सामने आते हैं। जैसे विचार, ये अवास्तविक है, हम जैसे लोग ये नहीं करते, या इसमें बहुत समय लगेगा। ये विचार चेतावनी नहीं है, ये संकेत है कि कहाँ पुनः की आवश्यकता है। इच्छा जागरूकता को तेज करती है। वे अवसर जो पहले अप्रासंगिक लगते थे, अब सामने आने लगते हैं। मन लक्ष्य से जुड़े जानकारी, लोगों और परिस्थितियों के प्रति सतर्क हो जाता है। ये संयोग नहीं है, ये चयनात्मक धारणा है। मस्तिष्क प्राथमिकता के आधार पर वास्तविकता को फिल्टर करता है। इच्छा वो प्राथमिकता तय करती है। कमजोर इच्छा ध्यान को बिखेर देती है, मजबूत इच्छा उसे केंद्रित करती है। इच्छा का एक और आवश्यक तत्व है त्याग। हर सार्थक आर्थिक परिणाम विनिमय मांगता है। समय को पुनर्निर्देशित करना पड़ता है, आदतें बदलनी पड़ती हैं, आराम पर समझौता करना पड़ता है। जब इच्छा अस्पष्ट होती है तो त्याग अनुचित लगता है। जब इच्छा स्पष्ट होती है तो त्याग उद्देश्यपूर्ण लगता है। अधिकांश लोग ये कम आंकते हैं कि इच्छा निर्णय लेने को कितना सरल बना देती है। जब लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं तो निर्णय भारी और भ्रमित करने वाले लगते हैं। जब इच्छा निश्चित होती है तो निर्णय स्वाभाविक रूप से संरेखित हो जाते हैं। प्रश्न सरल हो जाता है, क्या ये मुझे उस चीज के करीब ले जा रहा है जो मैं चाहता हूं, या उससे दूर? इच्छा धैर्य को भी नियंत्रित करती है। कमजोर इच्छा वाले लोग जल्दी अधीर हो जाते हैं क्योंकि उनमें भावनात्मक प्रतिबद्धता नहीं होती। मजबूत इच्छा वाले लोग सहनशीलता विकसित करते हैं। वे समझते हैं कि देरी निर्माण का हिस्सा है, असफलता का प्रमाण नहीं। ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि इच्छा लगातार तीव्रता नहीं है। ऐसे दिन होंगे जब प्रेरणा कम होगी। इच्छा भावनाओं के उतार चढ़ाव के नीचे भी बनी रहती है। इसीलिए सिस्टम और दिनचर्या मायने रखते हैं। वे इच्छा को आगे बढ़ाते हैं जब भावना साथ नहीं देती। इस चरण में सबसे खतरनाक जाल है विकृति, डाइल्यूशन। लक्ष्यों के बारे में बहुत अधिक बात करना लेकिन उसके अनुरूप कार्रवाई न करना ऊर्जा को बिखेर देता है। इच्छा कार्रवाई से मजबूत होती है, घोषणा से नहीं। मौन और निरंतर गति मिलकर तीव्रता को सुरक्षित रखते हैं। इच्छा स्वामित्व भी मांगती है। परिस्थितियों को दोष देना इसे कमजोर करता है। अनुमति का इंतजार करना इसे विलंबित करता है। स्वामित्व इच्छा को जिम्मेदारी में बदल देता है। जिम्मेदारी इरादे को क्रियान्वयन में बदल देती है। जैसे जैसे इच्छा परिपक्व होती है, वो पहचान को आकार देने लगती है। व्यक्ति अब ये नहीं कहता, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूं, बल्कि भीतर से ऐसे व्यक्ति की तरह कार्य करता है जो स्वतंत्रता की ओर सोच समझकर बढ़ रहा है। ये पहचान बदलाव स्वचालित रूप से निरंतरता को मजबूत करता है। इच्छा को विकसित भी होना चाहिए। प्रारंभिक इच्छा पलायन से प्रेरित हो सकती है, ऋण, तनाव या सीमाओं से बचने के लिए। परिपक्व इच्छा निर्माण से प्रेरित होती है, मूल्य बनाना, योगदान देना और स्थिरता लाना। दोनों चरण मान्य है, लेकिन विकास ही गति को बनाए रखता है। यह पृष्ठ एक महत्वपूर्ण सत्य स्थापित करता है। संरचना के बिना इच्छा बिखर जाती है। उद्देश्य, त्याग और निरंतरता के साथ इच्छा बढ़ती है। इच्छा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार महसूस करें। यह वह है जिसे आप हर दिन पुनः प्रतिबद्ध करते हैं। अभ्यास, इच्छा स्पष्टता। पेज 2 एक्सरसाइज डिजायर क्लैरिफिकेशन। अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप 3 त्याग लिखिए जिन्हें आप करने के लिए तैयार हैं।
फिर 3 आदतें लिखिए जिन्हें आपको उस इच्छा को समर्थन देने के लिए विकसित करना होगा। इनमें से एक आदत को तुरंत अपनाने का संकल्प कीजिए। अध्याय 2 पृष्ठ 3। इच्छा हर समृद्धि की शुरुआत। जैसे ही इच्छा संरचित और उद्देश्यपूर्ण होती है, वो कल्पना इमेजिनेशन के साथ जुड़ने लगती है। कल्पना वह कार्यशाला है जहां इच्छा को रूप दिया जाता है। बिना कल्पना के इच्छा अमूर्त रहती है। कल्पना के साथ इच्छा जीवंत, ठोस और भावनात्मक रूप से वास्तविक बन जाती है। मन उस पर अधिक प्रतिक्रिया करता है जिसे वह चित्रित कर सकता है, बजाय केवल कहने के। अधिकांश लोग कल्पना को कम आंकते हैं क्योंकि वे इसे केवल कल्पना या फैंटेसी से जोड़ते हैं। वास्तव में कल्पना अभ्यास, रिहर्सल, हर आविष्कार, व्यवसाय, प्रणाली और संपत्ति पहले संसाधनों की कल्पित व्यवस्था के रूप में शुरू हुई थी। उसके भौतिक रूप में आने से पहले कल्पना मन को परिणामों का पहले से अनुभव करने देती है, जिससे सफलता आने से पहले ही परिचित हो जाती है। जब इच्छा को लगातार कल्पना किया जाता है तो अवचेतन मन उसे संभव मानने लगता है। संभावना प्रतिरोध को कम करती है। प्रतिरोध हिचकिचाहट को समाप्त करता है। क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि परिणाम अब विदेशी नहीं लगता। इसीलिए अस्पष्ट इच्छा कमजोर परिणाम देती है। मन अस्पष्टता के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं सकता। उसे विवरण चाहिए, दृश्य, संवेदनाएं, परिणाम। जब कोई व्यक्ति खुद को उच्च वित्तीय स्तर पर काम करते हुए, शांत निर्णय लेते हुए, जिम्मेदारी को आत्मविश्वास से संभालते हुए कल्पना करता है, तो तंत्रिका तंत्र धीरे धीरे अनुकूलित हो जाता है। जो कभी डरावना लगता था, वो पहचानने योग्य बन जाता है। कल्पना भावनात्मक अवरोधों को भी उजागर करती है। जब कोई व्यक्ति सफलता की कल्पना करने की कोशिश करता है और असुविधा, चिंता या अविश्वास महसूस करता है, तो ये प्रतिक्रियाएं संकेत है। ये सीधे उस पहचान सीमा की ओर इशारा करती है जिन पर पहले चर्चा की गई थी। इन प्रतिक्रियाओं से बचने के बजाय उन्हें देखा जाना चाहिए। अवलोकन उनकी पकड़ को कमजोर करता है। इच्छा तब मजबूत होती है जब कल्पना में केवल पुरस्कार ही नहीं, बल्कि प्रक्रिया भी शामिल होती है। प्रयास, सीखना, अनुशासन और विलंबित संतुष्टि की कल्पना करना मन को वास्तविकता के लिए तैयार करता है। यह चुनौतियों के आने पर निराशा को रोकता है। मन पहले ही निरंतरता का अभ्यास कर चुका होता है। एक सामान्य गलती है परिणामों की कल्पना करना, लेकिन स्वामित्व के बिना। धन को भाग्य, बचाव या बाहरी मान्यता से आते हुए देखना इच्छा को कमजोर करता है क्योंकि ये व्यक्ति की भूमिका को हटा देता है। शक्तिशाली कल्पना व्यक्ति को निर्माण के केंद्र में रखती है। निर्णय लेना, कार्य करना, अनुकूलित होना। यहां पुनरावृत्ति आवश्यक है। कल्पना एक बार की जाए तो प्रेरित करती है। कल्पना रोज की जाए तो कंडीशनिंग बन जाती है। कंडीशनिंग विश्वास को बदलती है। विश्वास व्यवहार को निर्देशित करता है। व्यवहार परिणाम पैदा करता है। कल्पना भावना को इरादे के साथ भी संरेखित करती है। जब भावनात्मक प्रणाली मानती है कि परिणाम प्राप्त करने योग्य है, तो प्रेरणा स्थिर हो जाती है। मन आशा और संदेह के बीच झूलना बंद कर देता है। वो अपेक्षा में स्थिर हो जाता है। इच्छा बिना कल्पना के भावनात्मक ईंधन से वंचित होती है। कल्पना बिना इच्छा के दिशा से वंचित होती है। दोनों मिलकर गति बनाते हैं। कल्पना का एक और कार्य है निर्णय पूर्वावलोकन। जब विकल्पों का सामना होता है, तो दीर्घकालिक परिणामों की कल्पना प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है। अल्पकालिक आराम अपनी अपील खो देता है जब उसे दीर्घकालिक संतुष्टि से तुलना की जाती है। ये स्पष्टता इच्छा को आवेगपूर्ण विचलन से बचाती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कल्पना दिखावा नहीं है, ये प्रशिक्षण है। मन सिमुलेशन के माध्यम से सीखता है। खिलाड़ी मानसिक रूप से अभ्यास करते हैं। नेता परिणामों की कल्पना करते हैं। वित्तीय वृद्धि भी इसी सिद्धांत का पालन करती है। जैसे जैसे कल्पना इच्छा को मजबूत करती है, भाषा बदलने लगती है। व्यक्ति संभावना के बजाय निश्चितता के साथ बोलता है। ये अहंकार नहीं है, ये सामंजस्य है। निश्चितता आंतरिक सामंजस्य को दर्शाती है। इस चरण में संदेह अभी भी आ सकता है, लेकिन वह अब व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता।
संदेह पृष्ठभूमि शोर बन जाता है, आदेश नहीं। इच्छा प्रमुख संकेत बनी रहती है। ये पृष्ठ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को मजबूत करता है। इच्छा तभी प्रभावी होती है जब कल्पना उसे भावनात्मक रूप से वास्तविक बना देती है। जब मन बार बार सफलता देख चुका होता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करता है। अभ्यास कल्पना कंडीशनिंग, पेज 3 एक्सरसाइज इमेजिनेशन कंडीशनिंग। हर दिन 5 मिनट खर्च कीजिए खुद को आत्मविश्वास से अपने इच्छित वित्तीय स्तर पर काम करते हुए कल्पना करने में। ध्यान केंद्रित कीजिए निर्णयों, व्यवहारों और भावनात्मक शांति पर, केवल परिणामों पर नहीं। जो भी प्रतिरोध सामने आए उसे लिख लीजिए। दी वेल्थ माइंडसेट कोड। लेखक बेक्सपटेआई। अध्याय 2 पृष्ठ 4। इच्छा हर समृद्धि की शुरुआत। जैसी इच्छा और कल्पना साथ काम करने लगते हैं, अगला तत्व स्वाभाविक रूप से सामने आता है, आस्था, फेथ। इस संदर्भ में आस्था अंधविश्वास या बाहरी सिद्धांत नहीं है। यह आंतरिक निश्चितता है जो दोहराव, भावनात्मक सामंजस्य और निरंतर क्रिया से बनती है। आस्था वह अवस्था है जहां इच्छा अब काल्पनिक नहीं लगती, ये अपेक्षित लगती है। कई लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें इच्छा की कमी है, बल्कि इसलिए कि वे भीतर से सफलता की तुलना में असफलता की अपेक्षा अधिक करते हैं। अपेक्षा व्यवहार को सूक्ष्म रूप से आकार देती है। जब असफलता की अपेक्षा होती है तो प्रयास सतर्क हो जाता है, निर्णय रक्षात्मक हो जाते हैं, अवसरों का सामना हिचकिचाहट से होता है। शरीर उस अपेक्षा का अनुसरण करता है, इससे पहले कि मन उसे सचेत रूप से पहचान सके। आस्था इस गतिशीलता को उलट देती है। आस्था पाई नहीं जाती, उसे विकसित किया जाता है। यह तब विकसित होती है जब विचार, भावनाएं और क्रियाएं बार बार एक ही दिशा में बढ़ते हैं। हर संरेखित क्रिया विश्वास को मजबूत करती है। हर विश्वास आत्मविश्वास को मजबूत करता है। आत्मविश्वास व्यवहार को स्थिर करता है। यह चक्र एक बार स्थापित होने पर तेजी से बढ़ता है। यहां एक महत्वपूर्ण गलतफहमी को संबोधित करना आवश्यक है। आस्था संदेह को समाप्त नहीं करती। संदेह अभी भी उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर अनिश्चितता के दौरान। फर्क यह है कि आस्था संदेह को निर्देशात्मक बनने से रोकती है। संदेह एक गुजरता हुआ संकेत बन जाता है, आदेश नहीं। क्रिया उसके बावजूद जारी रहती है। आस्था भावनात्मक अस्थिरता को भी नियंत्रित करती है। बिना आस्था के प्रहृति नाजुक लगती है। हर असफलता प्रेरणा को खतरे में डालती है। आस्था के साथ असफलताएं संदर्भित हो जाती है। वे डेटा बन जाती है, निर्णय नहीं। व्यक्ति पीछे हटने के बजाय समायोजित करता है। आस्था को कमजोर करने का सबसे तेज तरीका है असंगति। अनियमित क्रिया अनियमित विश्वास पैदा करती है। जब प्रयास केवल तब दिखाई देता है जब प्रेरणा उच्च होती है, तो परिणाम अस्थिर रहते हैं। आस्था दिनचर्या मांगती है। दिनचर्या तंत्रिका तंत्र को निरंतरता की अपेक्षा करने के लिए प्रशिक्षित करती है। इसीलिए दैनिक अनुष्ठान मायने रखते हैं। लक्ष्यों को पढ़ना, परिणामों की कल्पना करना, पहचान की पुष्टि करना और छोटे संरेखित कार्य करना भावनात्मक सुदृढ़ीकरण पैदा करते हैं। ये अभ्यास अंधविश्वास नहीं है, ये कंडीशनिंग उपकरण है। अवचेतन मन तर्क पर नहीं, बल्कि दोहराव पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था के लिए एक और बाधा है बाहरी विचारों का अत्यधिक उपभोग। बहुत अधिक विरोधाभासी दृष्टिकोण सुनना भ्रम पैदा करता है। भ्रम निश्चितता को कमजोर करता है। आस्था तब मजबूत होती है जब ध्यान संकीर्ण होता है। विवेक गति की रक्षा करता है। आस्था आत्मविश्वास भी मांगती है। आत्मविश्वास तब विकसित होता है जब स्वयं से किए गए वादे लगातार निभाए जाते हैं। छोटी प्रतिबद्धताएं भी मायने रखती हैं। हर पूरी हुई प्रतिबद्धता एक संकेत भेजती है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। यह संकेत शक्तिशाली रूप से जमा होता है। बिना आत्मविश्वास के इच्छा बाहरी मान्यता पर निर्भर रहती है। आत्मविश्वास के साथ इच्छा भीतर से स्थिर हो जाती है। इस चरण में भाषा महत्वपूर्ण हो जाती है। शब्द भावनात्मक अपेक्षा को आकार देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कहना अनिश्चितता को संप्रेषित करता है। मैं बना रहा हूं कहना प्रक्रिया को संप्रेषित करता है। देखते हैं क्या होता है
कहना निष्क्रियता को दर्शाता है। मैं आवश्यकता अनुसार समायोजित करूंगा, कहना नेतृत्व को दर्शाता है। भाषा विश्वास को कंडीशन करती है। आस्था समय को भी पुनः परिभाषित करती है। बिना आस्था वाले लोग समय से दबाव महसूस करते हैं। वे जल्दबाजी करते हैं, घबराते हैं या लक्ष्यों को समय से पहले छोड़ देते हैं। आस्था वाले लोग समझते हैं कि सार्थक धन निर्मित होता है, समय दुश्मन नहीं, सहयोगी बन जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि आस्था को आशावाद के रूप में छिपी हुई अधीरता से अलग किया जाए। आस्था शांत होती है, अधीरता चिंतित होती है। आस्था प्रकृति को अनफोल्ड होने देती है, अधीरता तुरंत प्रमाण मांगती है। अधीरता देरी में ढह जाती है, आस्था उसे सह लेती है। जैसे जैसे आस्था मजबूत होती है, इच्छा शांत लेकिन अधिक शक्तिशाली हो जाती है। लक्ष्यों को लगातार पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता कम हो जाती है क्योंकि वे भीतर से स्थिर महसूस होते हैं। ऊर्जा सोच से करने की ओर शिफ्ट हो जाती है। यह पृष्ठ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है। इच्छा धन की शुरुआत करती है, कल्पना उसे आकार देती है और आस्था उसे बनाए रखती है। बिना आस्था के इच्छा टिमटिमाती है, आस्था के साथ इच्छा स्थिर होती है और बढ़ती है। अभ्यास आस्था कंडीशनिंग, पेज 4 एक्सरसाइज फेथ कंडीशनिंग। 3 कथन लिखिए जो आपके वित्तीय दिशा के बारे में निश्चितता को दर्शाते हो। परिणाम नहीं, बल्कि प्रक्रिया। उन्हें रोज पढ़िए और हर दिन एक छोटा कार्य कीजिए जो उनसे संरेखित हो, चाहे मूड कैसा भी हो। दी वेल्थ माइंडसेट कोड। लेखक बेक्सपटेआई। अध्याय 2 पृष्ठ 5। इच्छा, हर समृद्धि की शुरुआत। जैसे ही इच्छा, कल्पना और आस्था एक साथ आती है, इच्छा प्रेरणा से भी अधिक शक्तिशाली चीज में बदल जाती है। ये निर्णय बन जाती है। निर्णय लिया हुआ मन स्थिर होता है। वो रोज संदेह से समझौता नहीं करता। वह आदर्श परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता। वो शांत निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है, समायोजन करता है लेकिन पीछे नहीं हटता। यही वह निर्णायक अंतर है जो उन लोगों को अलग करता है जो धन प्राप्त करते हैं और उन लोगों से जो केवल उसकी प्रशंसा करते हैं। पहले वाले निर्णय लेते हैं, दूसरे वाले आशा करते हैं। आशा भावनात्मक होती है, निर्णय संरचनात्मक होता है। एक बार निर्णय हो जाने पर व्यवहार उस प्रतिबद्धता के चारों ओर खुद को पुनर्गठित कर लेता है। निर्णय ली हुई इच्छा को लगातार भावनात्मक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं होती। ये पहचान का हिस्सा बन जाती है। व्यक्ति अब ये नहीं पूछता कि क्या वो अपने वित्तीय लक्ष्य का पीछा करेगा। वह पूछता है कि वह क्रियान्वयन को कैसे बेहतर करेगा। ये बदलाव ऊर्जा बचाता है और प्रकृति को स्थिर करता है। निर्णय डर को भी निष्क्रिय कर देता है। डर अनिश्चितता में पनपता है। जब मन अनिर्णित रहता है तो डर को बहस करने की जगह मिलती है। जब निर्णय दृढ़ होता है तो डर अपनी पकड़ खो देता है। वह अभी भी दिखाई दे सकता है, लेकिन अब दिशा को नियंत्रित नहीं करता। इस चरण में इच्छा अब ऊंची आवाज वाली नहीं होती। वह शांत, स्थिर और निरंतर होती है। व्यक्ति आश्वासन मांगना बंद कर देता है। वो अपने लक्ष्यों को समझाना बंद कर देता है। वह लगातार आगे बढ़ता है, भले ही परिणाम तुरंत न दिखें। यहीं पर कई लोग प्रकृति को गलत समझते हैं। वे लगातार उत्साह या दृश्यमान प्रमाण की अपेक्षा करते हैं। वास्तव में सबसे उत्पादक चरण अक्सर साधारण लगता है। प्रणालियां बनाई जाती हैं, आदतें मजबूत होती हैं, पहचान स्थिर होती है। यही शांत चरण वह जगह है जहां नींव बनती है। निर्णय के रूप में इच्छा असफलताओं को संसाधित करने का तरीका भी बदल देती है। असफलता अब व्यक्तिगत नहीं होती, वो तकनीकी बन जाती है। व्यक्ति पूछता है, किस चीज में समायोजन की आवश्यकता है, बजाय मेरे साथ क्या गलत है। यह दृष्टिकोण गति और आत्मसम्मान को सुरक्षित रखता है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जिम्मेदारी में आता है। निर्णय लिया हुआ व्यक्ति परिणामों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। कोई दोषारोपण, इंतजार या सौदेबाजी नहीं होती। स्वामित्व सीखने को तेज करता है। सीखना परिणामों को तेज करता है। इस बिंदु पर इच्छा अपना रूपांतरण पूरा कर चुकी होती है। ये चाहत से इरादे में, इरादे से आस्था में
और आस्था से निर्णय में बदल चुकी होती है। ये निर्णय आसानी की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये दिशा की गारंटी देता है। इसीलिए इच्छा हमेशा धन की शुरुआत होती है, भावना के रूप में नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता के रूप में। इसके बिना कोई प्रयास टिकता नहीं, इसके साथ प्रयास बढ़ता है। यह अध्याय एक केंद्रीय सत्य के साथ समाप्त होता है, जिसे आगे बढ़ते समय याद रखना चाहिए। धन पैसे से शुरू नहीं होता, यह निर्णय लिए हुए मन से शुरू होता है। एक बार जब मन निर्णय ले लेता है, तो तरीके सामने आते हैं, संसाधन संरेखित हो जाते हैं, क्रिया स्वाभाविक हो जाती है, शुरुआत पूरी हो जाती है। अभ्यास निर्णय कथन, पेज 5 एक्सरसाइज द डिसीजन स्टेटमेंट। एक स्पष्ट वाक्य लिखिए जो इस तरह शुरू हो। मैंने निर्णय लिया है कि मैं। इसे विशिष्ट, मापने योग्य और व्यक्तिगत बनाइए। इस पर हस्ताक्षर कीजिए और तारीख डालिए। इसे साप्ताहिक रूप से दोहराइए और तरीकों को समायोजित कीजिए, लेकिन कभी निर्णय को नहीं। दोस्तों, आपने अभी सुना द वेल्थ माइंडसेट कोड की शुरुआत, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑडियो बुक। ये तो बस शुरुआत है। इस किताब में कुल 25 और अध्याय आने वाले हैं, जहां हम धन, सोच और सफलता के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। आने वाले अध्यायों में हम सीखेंगे कैसे आपकी सोच आपके वित्तीय भविष्य को आकार देती है, इच्छा, कल्पना और आस्था को वास्तविक परिणामों में बदलना, और वो सभी प्रैक्टिकल माइंडसेट स्ट्रेटेजीज जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 से शुरुआत करेंगे। तब तक याद रखिए, वेल्थ बिगिंस विद अ डिसाइडेड माइंड। धन्यवाद और अगले अध्याय में फिर मिलते हैं।